हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इससे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए दिया था, इसीलिए नेक्स्ट चार्टर 1853 में आया जिसे कहा गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसी चार्टर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पुराने सभी चार्टर एक्ट को समझा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को भी हम 6 मेन हेडिंग्स में समझेंगे। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, रेवेन्यू और सेंट्रल लेजिस्लेचर। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी। तो यहाँ पर हम मोनोपोली ऑफ ट्रेड की जगह कुछ और पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ कंपनी से। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली पॉलिटिकल बॉडी बन चुकी है जिसका कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास है, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या रखी गई थी 24। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में चेंज ये किया गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को घटाकर अब 18 कर दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इन 18 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से 6 को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अब हुआ क्या कि पिछले चार्टर एक्ट और इस चार्टर एक्ट के बीच, यानी साल 1833 और 1853 के बीच, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सिंध और पंजाब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज के पार्ट बन चुके थे। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर बहुत सारे राज्यों को भी एनेक्स कर लिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी टेरिटरीज को बेटर वे में एडमिनिस्टर करने के लिए नई प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नई प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसी बनाने की पावर दी गई। तो ये थे चेंजेस जो कंट्रोल ऑफ कंपनी में किए गए। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए गए। आपको तो पता ही है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और गवर्नर जनरल को एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई थी, जिसमें जो फोर्थ मेंबर था वो तो एक लॉ मेंबर ही हुआ करता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल एरिया को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की वजह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का काम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में एक चेंज ये भी किया गया कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से एक गवर्नर नियुक्त किया गया और सभी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को अब गवर्नर जनरल को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो तो पहले से ही था, बस अब एक नया गवर्नर और ऐड हो गया। इसी के साथ साथ लॉ मेंबर को भी अब एक फुल मेंबर माना गया। इसे भी राइट टू वोट दे दिया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लॉ मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट तो माना जा रहा था, लेकिन उसको किसी भी बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बड़ा चेंज हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए हर साल एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इंडियंस को भी कम्पीट करना अलाउड था। अब इसमें खास बात ये थी कि सिविल सर्वेंट्स के लिए पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट कर दिया करते थे और इस कंपटीशन के ज़रिए कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई। और हाँ, अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज तो पहले से ही इंडियंस के लिए ओपन थी, इंडियंस पहले ही उसमें काम कर रहे थे। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज बेसिकली हायर सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए होती है, जबकि अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज लोअर पोस्ट के लिए। तो ये थे वो चेंजेस जो चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में हुए। अब देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में कोई चेंजेस हुए कि नहीं। बट उससे पहले हमें ये देखना होगा कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या स्थिति थी सेंट्रल लेजिस्लेचर की। चार्टर एक्ट 1833 में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कमांडर इन चीफ, ये 6 लोग मिलकर लॉज बनाते थे और ये ही इम्प्लीमेंट भी करते थे। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही फंक्शंस यही लोग करते थे। बट देखा जाए तो ये सब लोग बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स हैं। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में चेंज ये किया गया कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर सेट किए गए। पहला लेजिस्लेटिव काउंसलर बेसिकली कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, दूसरा कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा जज। इसके अलावा 4 मेंबर्स बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा की लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए। तो ये भी पहली बार ही हो रहा था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो पाया। अब ये जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स हैं और ये 6 एग्जीक्यूटिव्स, यानी टोटल 12 लोग मिलकर लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल थे और ये 12 लोग मिलकर एक मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करते थे। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया।
तो आपने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस किए गए। और जहाँ तक बात है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की, तो आपको पता ही है कि चार्टर एक्ट 1833 में लॉ मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया था और चार्टर एक्ट 1853 में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी भी लॉ मेकिंग सेंट्रल लेजिस्लेचर के थ्रू ही हो रही थी, प्रोविंस लेवल पर नहीं। मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। अब देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू से रिलेटेड एक्चुअली यहाँ पर चार्टर एक्ट 1853 में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे कि आपने चार्टर एक्ट 1833 में देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ब्रिटिश पोजेशन थे इंडिया में, उसके अलावा जो सॉल्ट टैक्स है, यही दो सोर्सेज थे और ये कंटिन्यू रहे हैं। अब बात करते हैं अदर पॉइंट्स की। आपको पता है कि इससे पहले जो भी चार्टर एक्ट्स थे उनमें एक टाइम लिमिट दी गई थी। जैसे कि चार्टर एक्ट 1833, ये चार्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए दिया था, जबकि चार्टर एक्ट 1853 में ऐसी कोई भी एंड डेट मेंशन नहीं थी। और इसके अलावा जिस तरह के चेंजेस चार्टर एक्ट 1853 में किए गए थे, इससे ये कयास लगाया जा रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब किसी भी समय इंडिया में कंपनी रूल को एंड कर सकती है। इंडिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की तैयारी चल रही थी। तो ये था चार्टर एक्ट 1853। बुक्स तवा चैनल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।